हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। बीपीएससी टीआरई 3.0 जो भी आपका री एग्ज़ाम हुआ है टीआरई 3.0 का, तो इसमें आपका जो पीआरटी सेक्शन होता है, पीआरटी में आपका जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का मैंने पूरा एनालिसिस किया हुआ है। जो आप पीडीएफ देख पा रहे होंगे कि मैंने पूरा बताया हुआ है कि किस चैप्टर से आया हुआ है, या एनसीईआरटी है या एससीईआरटी। ठीक है, तो फुल एनालिसिस है। तो वीडियो तो लास्ट तक आप बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आपको ये दिखाएंगे कि इसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं, 3 से 4 क्वेश्चन या 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपके, वो आउट ऑफ सिलेबस आते हैं। सिलेबस के जो आपके एनसीईआरटी में नहीं मिलते हैं। अगर आपके पास ल्यूशन जैसी बुक हो तो उससे आप ढूंढ सकते हैं। बाकी इसमें आपका 90% जो होता है वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी ही आता है। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी को ही प्रेफरेंस दें अगर आप टीआरई 4 की तैयारी करना चाहते हैं। तो चैनल पे आप विजिट करके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी का मैंने पूरा एनालिसिस कराया हुआ है। टीआरई 2.0, 3.0, ये 3.0 री एग्ज़ाम वाला, सारे क्वेश्चंस का मैंने फुल एनालिसिस किया हुआ है कि ये किस टॉपिक से पूछे गए हैं या किस चैप्टर से आए हुए हैं। तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये टीआरई 4 के लिए। अगर आपके मार्क्स अभी कम है या आपने फाइनल आंसर की देख लिए, तो अभी से आप टीआरई 4 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और इसका जो आप पढ़ना है अभी, तो आप जो स्टैंडर्ड बुक है आपकी एनसीईआरटी और एससीईआरटी, आप जो इसमें मैं आपको बताऊंगा जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, उन चैप्टर्स को अभी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो आपकी टीआरई 4 की प्रिपरेशन बनी रहेगी। और आगे जो भी आपका स्पेशल वाला हो, बीआर स्पेशल वगैरह, वो अलग से कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ। मैं ऐसी वीडियोज़ आपके इस चैनल पे आपको उपलब्ध कराता रहता हूँ। और कोई भी क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पे आपको एनसीईआरटी, एससीईआरटी, जो भी आपके पीडीएफ्स वगैरह होती हैं, वो सभी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाती हैं और अभी भी उसमें अपलोडेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब पहला जो क्वेश्चन है इसका, आपका सीक्वेंस वाइज देखेंगे इसमें। ये पहला क्वेश्चन है 32 का। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम जो दूरी होती है वो कितनी होती है, या मतलब इसमें पूछा गया, ऑप्शन दिया है कि ग्रीष्म संक्रांति, उपसौर या अपसौर। ठीक है, तो देखिए उपसौर जो होता है वो 3 जुलाई को होता है, इसमें सबसे कम होती है। ठीक है, तो ये आपका निगलेक्ट हो गया इसमें। और जो अपसौर होता है वो 4 जुलाई को होता है, इसमें ज़्यादा होती है दूरी, जो आपके सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है, तो अपसौर में ज़्यादा होगी। तो इसका देखिए सोर्स जो है आपका क्लास जो एनसीईआरटी 11 की है। ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ 6 to 8 10 तक ही पढ़िए आप एनसीईआरटी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो आपके 11th और 12th के टच कर जाते हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल सा क्वेश्चन है, अगर आपने रिसेंट पढ़ी होगी तो आपको पता होगा इसके बारे में। तो 11 जो आपका एनसीईआरटी 11th की है, वहाँ पे आपका चैप्टर नंबर है सौर विकिरण। तो वहाँ से देखेंगे। तो देखिए ये पहले ही जो 8th वाला चैप्टर है सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन और तापन। तो यहाँ पे जब आएंगे आप पहले ही पेज पे, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी जो होती है 4 जुलाई को सूर्य के सबसे दूर, अर्थात 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होती है। तो पृथ्वी की इस स्थिति को बोलते हैं अपसौर, जिसे इंग्लिश में एपिहेलिन बोलते हैं। अगर आपने इसका इंग्लिश वाला सेक्शन दिया देखा होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। एपिहेलिन बोलते हैं इसे। ठीक है, और 3 जनवरी को जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट, अर्थात 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर होता है, तो इसे उपसौर बोलते हैं। तो इसे पेरिहेलिन बोलते हैं। ठीक है, तो उपसौर ऑफसौर में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये एपिहेलिन होता है, ये पेरिहेलिन होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका उपसौर में सबसे पास में होता है। ठीक है, और ऑफसौर में आपके सबसे दूर होगा। तो आप जो भी हो ट्रिक बना के याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसलिए पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक जो सूर्यताप है वो 3 जनवरी को 4 जुलाई की अपेक्षा अधिक होता है। 3 जनवरी की जो होता है वो 4 जुलाई की अपेक्षा अधिक होता है, सूर्यताप जो होता है, इंसोलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये आपका चैप्टर इसमें अगर आया है तो आप इसे पढ़ लीजिएगा जरूर, क्या पता टीआरई 4 से फिर से ऐसे क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये सीक्वेंस से लगा हुआ है, आप अपने जो भी सेट हो वहाँ से देख लीजिएगा। और वैसे ये आपका सेट जो है वो एच बुकलेट एच का है, ठीक है, या फिर आपके में नहीं है, अगर आपके पास एच नहीं है तो आप क्वेश्चंस उसमें मैच कर लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा। ये रे एग्जाम के ही हैं जो भी आपका फिलहाल में हुआ था जुलाई में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 है, और थोड़ा सा स्लो चलेंगे क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन का एनालिसिस भी कराना है, ठीक है। फास्ट चलने से आप इसमें कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। तो देखिए 34 नंबर है, अगर आप देखते हैं कि अगर स्पीड थोड़ी कम है तो आप यहाँ पे प्लेबैक स्पीड में जाइएगा और 2x कर लीजिए या 1.5 कर लीजिए। 34 क्वेश्चन है, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में जो वर्षा होने का कारण क्या है। देखिए ये एस क्लास 9 का, ये एस का है, ध्यान रखिएगा। एस जितना एन जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट आपका एस है, क्योंकि ऐसा होता है कि एन से तो आपके साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी सब आता है, लेकिन एस से भी आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी होगा जाके, लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून को। ये ध्यान रखिएगा, इसमें अगर बाई चांस आपका क्वेश्चन जो होता है, ये ऑप्शन जो है उत्तर पश्चिम मानसून लिखा होता तो वो भी आपका करेक्ट होता है, क्योंकि ऐसा है कि इसमें आप देखिए यहाँ पे लिखा होगा, डायग्राम बना होगा पूरा, ठीक है। ये मानसून का जो प्रभाव होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा मौसमी है जो जून से सितंबर तक होती है। यहाँ से आपका जो मानसून होता है, यहाँ से केरल की तरफ से उठता है, ठीक है। ये आपका दक्षिण पश्चिम वाला इलाका होता है, ठीक है। इस तरीके से आप बांटेंगे, दक्षिण पश्चिम जब जाता है ये, तो ये जब वापस आता है तो ये उत्तर पूर्व वाला ही हिस्सा होता है, ठीक है। तो वापस वाला जो उत्तर पूर्व होता है, ये उत्तर पूर्व का जो आपका आता है दक्षिण पश्चिम में, ठीक है, तो वो भी वर्षा कराता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ बोला गया लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून, तो ये आपका करेक्ट होगा। लेकिन अगर यहाँ पे लौटता हुआ नहीं लिखा होगा तो आपका उत्तर पश्चिम मानसून हो जाएगा, ठीक है। तो ये सी वाला है इसका, तो आप देख लीजिएगा, इसमें यहाँ पे फुल दिखा होगा, देखिए ये 10 अक्टूबर तक यह उत्तरी भारत को छोड़ देता है, और तथा 15 नवंबर तक ये पूरे भारत को छोड़ देता है, और इसे लौटता हुआ मानसून बोलते हैं, ठीक है। ये आपका क्या होता है, 1 सितंबर से राजस्थान के मरुस्थल तक नहीं पहुंच पाता है, और 15 सितंबर तक ये चंडीगढ़, दिल्ली, श्रीनगर तक पहुंच जाता है, रुक जाता है वहाँ पे, क्योंकि ये आपका उत्तर में पड़ता है ये वाला हिस्सा, ठीक है। और 1 अक्टूबर तक ये मुंबई, भोपाल, लखनऊ को छोड़ देता है, 10 अक्टूबर तक ये उत्तरी भारत को छोड़ देता है, और तथा 15 नवंबर तक ये पूरे भारत को छोड़ देता है, और इसे लौटता हुआ मानसून बोलते हैं, याद रखिएगा। ये दक्षिण पश्चिम, ये मानसून जो होता है दक्षिण पश्चिम का ही होता है, ये लौटता हुआ मानसून होता है जो वर्षा कराता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 नंबर, देखिएगा। इसमें भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये आपके लिए बोनस है क्योंकि सभी को पता होगा, इसमें बांग्लादेश सबसे पहले आता है, ठीक है। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक है, ठीक है। और ये आपका कोई भी एग्जाम हो हर जगह ये पूछा जाता है, पड़ोसी देश के बारे में हो जाता है, एसएससी वगैरह इसमें होते हैं, तो उसमें पड़ोसी देश काफ़ी डिटेल में पूछा जाता है। ये आपका जो सोर्स है एससीईआरटी, सॉरी, एससीईआरटी क्लास 9 की भारत के पड़ोसी देश, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन यहाँ पे ये ऑप्शन क्या है, ये आपका पूरा उन्होंने टॉपिक लिखा होगा बांग्लादेश, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो होती है 4096 किलोमीटर, ये सबसे अधिक है, ठीक है। तो आपने ट्रिक पढ़ी हुई बचपन में, एमबीए की है, इस ट्रिक से आप जो भारत के पड़ोसी देश हैं, 7 पड़ोसी देश हैं, उन सभी को याद कर सकते हैं, बचपन में एमबी किया है, ठीक है। BCPM ऐसे होता है, और एम, इस तरीके से बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, पाकिस्तान, नेपाल, और MBA होगा, MBA, ठीक है। ये म्यांमार, बांग्लादेश, और ये आपका अफगानिस्तान हो गया। इस तरीके से आपका ये क्रम से लगा हुआ है, और सबसे ज़्यादा जो है आपका बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, ये आप देख लीजिए आप, ठीक है, बांग्लादेश के साथ में। और फिर आपका ये आएगा, यहाँ पे देखिए बांग्लादेश आपका है 4096 किलोमीटर जो आपको पड़ता है, ठीक है। और ये पूर्व में आपका बर्मा जो म्यांमार पड़ता है, दक्षिण में आपकी बंगाल की खाड़ी स्थित है, उत्तर भारत में असम, मेघालय, त्रिपुरा जो है आपका, ये सब जो नेपाल है इसके साथ टच करता है, ठीक है। ये भूटान आपको पड़ता है। तो इस तरीके से आप जो पड़ोसी देश हैं उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा बांग्लादेश के साथ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 55 है। देखिए, जो आपके जियोग्राफी के मैंने उसे अलग से छांट लिया है। ठीक है, और इसमें बीच में आपके जो AVS के आते हैं और आपके पॉलिटी के हैं, साइंस के हैं, वो अलग से करा देंगे। इसका एक एक कॉम्बिनेशन बना दिया मैंने वीडियो का। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा एक बार। 55 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान क्या कहलाते हैं? देखिए, ये सवाना बोलते हैं। ठीक है, तो ये छितरे हुए घास के मैदान होते हैं और ये आपका जो सोर्स है NCERT क्लास 7 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाया, ये देखिए, ये घास स्थल होते हैं। ठीक है, सवाना वाले। ये देखिए, ये आपका जो पड़ता है सवाना, ये आपका अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ, यहाँ पे जो घासें होती है काफ़ी 3 से 4 मीटर तक की ऊंचाई तक बढ़ सकती हैं। ठीक है, और ये घास स्थल जो होते हैं आपके अफ्रीका में, और सामान्य रूप से यहाँ पे क्या उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे आपका दिया होगा, पूरा दिया गया। देखिए यहाँ पे जो घास स्थल है आपके। ठीक है, पूर्वी अफ्रीका में आपका सवाना में आता है, ब्राज़ील में कंपोस आता है, वेनेजुएला में लानोस। नेक्स्ट जो आपका शीतोष्ण है, ये आपके उष्णकटिबंधीय है, ये आपके शीतोष्ण वाले हो गए। अर्जेंटीना में पेम्पास आता है, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी आता है, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड आता है। तो ये काफ़ी पूछे जाते हैं वन लिनियर में, तो इतनी अच्छे से आप तय कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका NCERT क्लास 7 का है और ये आपका चैप्टर नंबर है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर देखिएगा, यहाँ पे है। तो ये काफ़ी विवादित रहा है और इसका आंसर जो है उन्होंने दामोदर ही माना है। आप लोगों ने काफ़ी ऑब्जेक्शन किया होगा, पैसे भी बर्बाद किए आप लोगों ने। ठीक है, तो 58 नंबर है। देखिए, निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? अब इन्होंने बिहार बोला है तो इन्हें सोन मानना चाहिए था, लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसा कुछ नहीं माना है, दामोदर बोला है इन्होंने। ठीक है, अपने जो इन्होंने आंसर आया था आंसर की में, दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो देखिए, इसमें आपका जो सोन नदी का सोर्स है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, और इसी सोर्स से आपने ऑब्जेक्शन भी किया होगा। ठीक है, तो ये आपका NCERT क्लास 6 का है। देखिए, यहाँ लिखा होगा सोन नदी के ऊपर टॉपिक बना हुआ है, टिप्पणी लिखी हुई है। सोन नदी घाटी बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना के साथ साथ यहाँ की पहली परियोजना भी है। ब्रिटिश सरकार ने सिंचित भूमि में वृद्धि कर आधिकारिक फसल उत्पादन की दृष्टि से इस परियोजना का विकास 1874 में किया था। ठीक है, तो ये 1874 में हुआ था इसका विकास। और ये सोन नदी आपकी बिहार की है, क्योंकि यहाँ पे बिहार बिहार स्पेशल दिया गया ना, तो इसलिए बिहार की सोन नदी होना चाहिए, लेकिन माना इन्होंने दामोदर नदी घाटी परियोजना को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें पूछा गया। ठीक है, तो इसमें देखिए बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं और बिहार का ही गलत दिया गया था इसमें। तो बलपक्कम जो आपका मेघालय में, ठीक है, गुंडई गुइंडी जो आपका है ये तमिलनाडु में, तो भगवान महावीर का जो आपका अभ्यारण्य है, जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका गोवा में पड़ता है। ठीक है, भगवान महावीर का। और ये जो बिहार है ये आपका इसमें मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका सोर्स देख लीजिए, सोर्स क्या है इसमें, केवल तमिलनाडु का मिला था मुझे। ये देखिए, गुंडई राष्ट्रीय उद्यान ये चेन्नई में पड़ता है। ठीक है, बाकी आप देखिए ये सभी आपके ये दो सही हैं आपके। ठीक है, बलपक्रम मेघालय का, गुइंडी आपका तमिलनाडु का। ये आपका सोर्स क्लास, ये NCERT क्लास 10 की है। ठीक है, जहाँ पे मैंने मिला तो वो लेके आया हूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 78, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? तो ये आप सभी को पता होगा, इंदिरा गांधी जो नहर है क्या नाम, ये सबसे लंबी है। और ये देखिए आपका क्लास 12 NCERT क्लास 12 की है। 6 to 10 तो मुझे मिला नहीं, लेकिन 12th में ये आपका चैप्टर है, इकाई 3rd वाला। ठीक है, चैप्टर का नाम मुझे नहीं पता है, आप देख लीजिएगा इसमें क्लास 12 का।
यहाँ देखिए इंदिरा गांधी नहर जो कमान क्षेत्र है, ये पूरा लिखा हुआ है डिटेल में। इंदिरा गांधी नहर, जिसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, और ये भारत की सबसे बड़ी नहर तंत्रों में से एक है। ठीक है, और ये क्या था, 1948 में कुंवर सेन द्वारा संकल्पित यह नहर परियोजना 31 मार्च 1958 को प्रारंभ हुई थी। और ये नहर क्या है, पंजाब के हरिके बैराज से निकलती है और इस राजस्थान के थार मुल्तान पाकिस्तान सीमा के समानांतर 40 किलोमीटर की औसतन दूरी पर बहती है। ठीक है, तो इतना डिटेल काफ़ी है आपके लिए, बाकी आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, जिसका आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 81। मृदा का पलवार करना संबंधित है। तो देखिए क्लास 8th का ये एनसीईआरटी है। मृदा, भूमि और जल ये का चैप्टर है। ठीक है, इसमें आपका देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक दिया गया। मृदा की नमी को बनाए रखने से, मृदा की उर्वरकता उर्वरकता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से, खरपतवार को बढ़ने से रोकने के लिए। देखिए यहाँ पे आपका एनसीईआरटी का ये क्लास 8th की है। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। ठीक है, जो आपकी सॉइल होती है, यहाँ पे देखिए पूरा टॉपिक लिखा हुआ है। ठीक है, मृदा अपरदन, छेड़ता, मृदा संसाधन के ये दो मुख्य खतरे हैं। ठीक है, तो इसका जो अ, अतिदोहन वगैरह होता है, मृदा के निम्नीकरण के में सहायक कारक जो होते हैं, वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां दी गई हैं इसमें देखिए। मल्च बनाना जो है आपका, तो इसमें क्या मृदा जो पौधों के बीच अनवरत जो भूमि होती है, जैव पदार्थ जैसे घास फूस से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। ठीक है, रुकी रहती है। तो इस तरीके से आपका मृदा का इसमें संरक्षण वगैरह किया गया, उपाय दिए गए। ठीक है, तो इसका आपका मृदा का पलवार इसी तरीका है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका उपयुक्त में से एक से। नेक्स्ट है 87 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 87। निम्न में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है। तो देखिए ऑप्शन इसमें दिए गए, प्लूटोनिक भूकंप है, एक भ्रंशमूलक भूकंप है और एक ज्वालामुखी भूकंप है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भ्रंशमूलक जो होता है, टेक्टोनिक जो प्लेट्स होती हैं उन्हें बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका सोर्स जो है एनसीईआरटी क्लास 11th का, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये आपका चैप्टर है। तो चलिए आपको दिखाते हैं इसमें। यहाँ पे देखिए भूकंप के प्रकार दिए गए हैं। ठीक है, एक आपका विवर्तनिक जो टेक्टोनिक भूकंप की अधिक आते हैं, ये जो आपके भूकंप होते हैं भ्रष्टतल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और एक आपका देखिए ज्वालामुखी जो आपका वोल्केनिक होता है भूकंप, और यहाँ पे एक वोल्केनिक हो गया आपका। ठीक है, और इसमें पूरा नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आपका ये टेक्टोनिक वाला पूछा गया था। ठीक है, ये आपका टेक्टोनिक सबसे खतरनाक होता है। यहाँ पे देखिए भ्रंशमूलक यहाँ पे हिंदी में लिखा हो, अगर आप इसका इंग्लिश वाला सेक्शन देखेंगे वहाँ पे टेक्टोनिक लिखा होगा। नेक्स्ट है 97 में क्वेश्चन देखिए, और शांति घाटी जो आपकी साइलेंट वैली है किस राज्य में स्थित है। तो ये आपने अगर कंपटीशन की तैयारी की होगी तो सभी को पता होगा, केरल है। ठीक है, साइलेंट वैली ऑफ ये आपका केरल में पड़ता है, और ये आपका शांति घाटी हिंदी में बोलते हैं इसे। और ये आपका एससीईआरटी क्लास 7 में मानव पर्यावरण और अंतःक्रिया नामक चैप्टर है इसमें। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका एससीईआरटी का है। ठीक है, तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो एससीईआरटी एनसीईआरटी की पीडीएफ वगैरह, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, लिंक आपको इसमें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के लास्ट में, और वहाँ से आप ज्वाइन कीजिएगा तो काफ़ी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, सॉरी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। उसमें आपका जो भी बुक्स वगैरह होती हैं जो बिहार स्पेशल की, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी वहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ साइलेंट वैली होता है पश्चिमी घाट में अवस्थित एक स्थान, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। ठीक है, और यूएनओ ने इसकी विशिष्टता को विश्वस्त बताया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए केरल को क्या बोलते हैं, गॉड ऑफ ओन कंट्री भी कहा जाता है। तो इस तरीके से इसमें क्लियर तो नहीं दिया गया। ठीक है, तो आपने अगर रिसेंट पढ़ी होगी इसमें भी आपको दिया होगा, साइलेंट वैली बोलते हैं इसे केरल को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा केरल को। ठीक है, नेक्स्ट
अगला आपका ये क्वेश्चन देखिए ग्रीनविच वाला, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपका काफ़ी सिंपल भी था क्वेश्चन। 102 का देखिए, ग्रीनविच माध्य समय जो जीएमटी में भारतीय मानक समय जो होता है आईएसटी, एक होता है जीएमटी, ठीक है, एक होता है आईएसटी, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है, ठीक है, और जीएमटी आपका ये ग्लोबल वाला होता है जो ग्रीनविच वाला है, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं इसे, जीएमटी वाला। तो ये देखिए आपका जो आईएमटी है, आईएसटी सॉरी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है आपका जो हमारा है 5.5 घंटे जो होता है वो आगे रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्लस बना होता है, 5.5 हावर लिखा होता है, ठीक है, तो प्लस या माइनस का भी फर्क होता है इसमें, ध्यान रखिएगा। ये देखिए आपका सोर्स जो है क्लास एनसीईआरटी 6 और एनसीईआरटी 9 दोनों में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो स्थिति एवं विस्तार ये आपका एनसीईआरटी का है चैप्टर। जब यहाँ पे देखेंगे आप तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है, भारतीय मानक समय जो होता है ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम 5.5 घंटा आगे रहता है, ठीक है। और भारतीय मानक समय के कारण ही भारत में जो घड़ियां होती हैं सभी जगह पर एक ही समय बताती हैं, जबकि पूर्वी राज्य में सूर्योदय कक्ष की तुलना में लगभग 2 घंटे पहले होता है। तो जो आपका भारत बना होता है, ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश होता है और ये आपका जो गुजरात है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो अरुणाचल प्रदेश में जब सबसे पहले सूर्य उगता है तो उसके 2 घंटे बाद ये गुजरात में दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस जो होता है वो जो लॉन्गिट्यूड जो आपकी लाइंस होती हैं, ठीक है, उसकी वजह से होता है। इसमें पूछा जाता है कि कितने घंटे का अंतर होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है देखिए 108 का है, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। तो देखिएगा राष्ट्रीय उद्यान में जो सुरक्षा दी जाती है वो संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को दी जाती है, ठीक है। जो भी आपका इसमें इन्वायरमेंटल जो भी होता है वो सभी को दिया जाता है। और इसका सोर्स जो आपका एनसीईआरटी क्लास 8 का है, भूमि मृदा और जल। देखिएगा यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र है। तो यहाँ पे पारिस्थितिकी एकता यानी पारिस्थितिकी संतुलन बनाने के लिए ये आपका राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें डिटेल में तो नहीं दिया गया, लेकिन हाँ आपका एक सेंटेंस दे दिया गया। इस तरीके से आपका राष्ट्रीय उद्यान जो होगा वहाँ पे संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षा दी जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका देखिए कि आपका वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। ये काफ़ी अभी विवादित रहा था, ठीक है। काफ़ी लोगों ने इसके ऑब्जेक्शन भी किया था सूर्य के लिए, लेकिन इन्होंने ऑप्शन नंबर सी ये बीपीएससी ने माना है दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से, ठीक है। ये आप देखिए जो सूर्य से जो आपका वैसे इसका जो बताया गया है कारण कि सूर्य से जो होती है पृथ्वी गर्म होती है और ये आपका सौर विकिरण जो होता है दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से होता है। देखिए इसका सोर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्लास 11th का है एनसीईआरटी, सौर विकिरण नामक चैप्टर है ये, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दीर्घ तरंग दैर्घ्य विकिरण वायुमंडलीय गैस जैसे मुख्यतः कौन सी होती है कार्बन डाइऑक्साइड और आपकी अन्य जो ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, ना कि सीधे सूर्य तप से। तो ये ध्यान रखिएगा वायुमंडल जो होता है आपका जो दीर्घ तरंग दैर्घ्य होती है उससे गर्म होता है और आपका जो सूर्य से जो गर्म होता है वो पृथ्वी गर्म होती है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन में ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से। तो इसका फाइनल आंसर की में इन्होंने सी माना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 126, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं। तो ये आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो वनों का परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा भी है। तो इसका सोर्स देख लीजिए एनसीईआरटी क्लास 9th का प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। यहाँ पे जब आएंगे आप तो देखिए ये फिगर बना हुआ है, ठीक है, ये फिगर देख लीजिएगा यहाँ पे ये ग्रीन वाला एरिया, ये ग्रीन वाला एरिया जो आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, देख लीजिए, ठीक है।
और ये आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं। ये जो हल्का गिरा है, हल्का जो हरा है, ठीक है, तो ये आपके पर्णपाती में आते हैं सदाबहार वन। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और यहाँ पे देखिए सर्वाधिक जो सागवान के पूछा गया है, ठीक है, तो ये आपका सदाबहार वन तो आपके यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी आएंगे, ठीक है। तो ये जो सागवान होता है ये भी आपका सदाबहार में आता है। ये आपके सदाबहार जो होते हैं 12 मासी होते हैं, ठीक है। तो आप देखिए शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा जो होती है 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। तो देखिए इसमें कौन कौन है आपके, देखिए उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार के मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं। और विस्तृत जो क्षेत्र है प्राय सागौन, साल, पीपल, नीम वृक्ष इसमें उगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, निम्न में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। तो इसमें आपका कोई भी ऊर्जा जो है इसमें नवीनीकरण नहीं है आपका, और ये सभी आपके जो है अनवीनीकरण है। तो इसमें उपरोक्त में से उपरोक्त में से कोई नहीं होगा इसका आंसर। ये सभी आपके पेट्रोलियम हो गया, नाभिकीय ईंधन हो गया, या कोयला हो गया, ये सभी आपके अनवीनीकरण है, क्योंकि इन्हें इनके जो साधन है वो सीमित है, ठीक है, तो इन्हें बार बार यूज नहीं किया जा सकता ज़्यादा। जो नवीनीकरण होते हैं जैसे आपका ये सौर हो गया, सोलर पैनल जो आपके लगाए जाते हैं, ये आपका नवीनीकरण होता है। इसका जितना भी आप खर्च करेंगे तो इसका दोहन कम नहीं होगा इसमें। तो देखिए क्लास एससीईआरटी का क्लास 8 है और एनसीईआरटी का भी क्लास 8 है, तो दोनों में ही आपका संसाधन नामक चैप्टर है, वहाँ से देखिएगा आपका। तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा आपको धुंधला दिखेगा, ये पीडीएफ है, ऑनलाइन पीडीएफ है, ठीक है। तो नवीनीकरण और संसाधन और एक आपके अनेक अनवीनीकरण संसाधन होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा डिटेल में दिया गया है। जल एवं वन वैसे नवीनीकरण संसाधन है जिनको भंडार या पुनः पूर्ति में मानवीय हस्तक्षेप के कारण रुकावटें आती हैं। यदि इन संसाधनों के प्रति मानव हस्तक्षेप कम हो जाए तो वे स्वयं ही पुनः पूर्ति में लग जाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो इसमें नवीनीकरण जो आएगा, जैसे सौर हो गया, ठीक है, और आपका ये हवा हो गई, इस तरीके से आपके नवीनीकरण संसाधन है जो पवन ऊर्जा होती है, ठीक है। बाकी ये पेट्रोलियम ये भी सीमित है, कोयला और नाभिकीय ईंधन ये सभी सीमित संसाधन है, तो ये आपके नवीनीकरण नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन था, ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम जो प्रतीक होता है वो क्या होता है। तो ये आपका अंतिम प्रतीक इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, धुआरे जो होते हैं वातिव, जैसे क्रेटर जो धुआरे होते हैं, ये सेकंड आपका क्रेटर और फिर ग्लेशियर है। तो इसमें आपका धुआरे वाला वातिव जो लास्ट में निकलता है अंतिम प्रतीक होता है। तो इसका सोर्स जो है आपका एनसीईआरटी क्लास 6 का है, ठीक है। बाकी आपको लिस्ट में भी आपको मिल जाएगा, उसमें हेडिंग लिखी होगी धुआरे वाला वातिव, और इसे द्वारे को आपको फेमोरोल्स बोलते हैं, ठीक है, फेमोरोल्स। यहाँ देखिएगा आपका क्लास एनसीईआरटी क्लास 6 की है, यहाँ पे डायग्राम दिया गया है आपका, ठीक है, ज्वालामुखी का। तो यहाँ पे आप लास्ट में देख सकते हैं ये जो आपका निकलता है ये वाला पार्ट, ये आपका धुआरे होता है, ठीक है। तो इसमें डिटेल में नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ धुआरे होता है, ये वातिव मुख होते हैं, ठीक है। बाकी क्रेटर वगैरह ये अंदर होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपको देखिए 141 है, ओजोन O3 के बारे में कुछ तथ्य दिए गए इसमें, ठीक है। और इसमें पूछा गया आपका कौन सा सही है इसमें, तो इसमें आपके उपयोग में से कोई भी सही नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये मध्य मंडल में पाई जाती है, जबकि ये क्या होती है, ये समता मंडल में पाई जाती है, ठीक है। और ये अस्थाई स्थायी जो गैस है, अत्यधिक स्थायी गैस नहीं है, ठीक है। और ये उच्च तरंग दैर्घ्य लिखा होगा, तो इसमें निम्न होना चाहिए था, तो इसमें तीनों गलत है आपके। और इसका देखिए सोर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्लास जो एनसीईआरटी 11th की है उसमें जलवायु एक चैप्टर है, वहाँ पे देखिएगा तो ये लिखा हुआ है, देखिए क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले जो भाग होती है तो उसे क्षोभ सीमा कहते हैं, ठीक है। और विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान ये आपका दिया गया कुछ भी, ठीक है। यहाँ पर तापमान स्थिर होने के कारण ये क्षोभ सीमा कहा जाता है। समताप मंडल के ऊपर
50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। समताप मंडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें क्या होता है, ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, तो ये देखिए आपका समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, और ये परत क्या होती है, बैगनी जो किरणें होती है, पराबैंगनी किरणें को अवशोषित कर पृथ्वी को ऊर्जा के तीव्र या हानिकारक तत्वों से बचाती है। तो ये पूरा डिटेल में दिया गया, आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्षोभ सीमा दी गई है। ठीक है, और ये समताप मंडल में ही रहता है यहाँ पे। ये आपका O2 O3 का कंसंट्रेशन होता है यहाँ पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 147। देखिए निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर, जो आपका क्रम दिया गया दक्षिण से उत्तर की ओर जाना है। ठीक है, तो काफी लोग इसमें कंफ्यूज रहे होंगे। इस पर्वतमालाओं का सही क्रम पूछा गया। देखिए उत्तर से तो दक्षिण आपका क्या है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, और ये आपके हैं। लेकिन जब उल्टा चलेंगे ना तो पीर पंजाल से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। देखिए इसका सोर्स कहाँ पे मिलेगा आपको, तो क्लास 9th का जो एनसीईआरटी बुक है उसमें आप जाएंगे भारत का भौतिक स्वरूप। देखिए भारत का भौतिक स्वरूप में आप जब जाएंगे तो यहाँ पे दिए देखिए थोड़ा सा डायग्राम में देखिएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहली चोटी आपकी काराकोरम है। ठीक है, फिर लद्दाख है, जास्कर है, और यहाँ पे पीर पंजाल नहीं दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा चलेंगे आप, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, ये आपका सोर्स है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देखिए जो क्वेश्चन बचे हुए हैं जो मुझे एनसीईआरटी या एससीईआरटी में नहीं मिले, इन्हें आप अगर आपके पास ल्यूसेंट बुक हो, ठीक है, तो उसमें आपको आराम से मिल जाएंगे। और बाकी आप नेट का यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको सोर्स मिल जाएगा। बाकी देखिए इसके आंसर्स मैं बता दे रहा हूँ जो बीपीएससी ने इसे बनाए हुए। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता है। तो इसमें नहीं पूछा गया था, तो ये भी काफ़ी विवादित रहा था। काफ़ी लोगों ने बोला था इसमें उपयोग में से कोई नहीं होगा क्योंकि ये सभी पानी में उगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान देने बात ये है कि मखाना और जो सिंगाड़ा होता है ये दोनों तालाब में उगाए जाते हैं, और जो कमल होता है ये आपका तालाब में भी होता है और आपका जो नदी होती है इसमें भी उगाया जाता है कमल। तो इसमें आपका उपयोग में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 54 नंबर देखिए, किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका पहले उन्होंने ताइवान कहा था। ठीक है, बीपीएससी ने ऑप्शन नंबर बी दिया था, और जब भी फाइनल आंसर किया है उसमें तिब्बत को भी इन्होंने पवित्र क्षेत्र का दर्जा माना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा में से एक से अधिक। नेक्स्ट है 61। देखिए मुंबई और नई नई मुंबई जो होती है उसे जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई कितनी मीटर है, किलोमीटर। देखिए 21.8 किलोमीटर है, मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ता है जो अटल सेतु है। तो ये एक तरीके का करंट भी क्वेश्चन है और ये ज्योग्राफी में भी आता है आपका। ठीक है, तो इसमें मैंने इसे ले लिया। नेक्स्ट है 79 नंबर। देखिए कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो देखिए ये सुरु नदी के किनारे पर स्थित है आपका कारगिल जो वार हुई थी अपने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बाढ़ को रोकने के लिए उत्तम विधि जो आपकी कौन सी है। ये आपके बोनस हैं जो मार्क्स होते हैं। तो ये आपका वनारोपण, जब आप वन रोपण करेंगे तो उसमें क्या होता है मिट्टी का कटाव कम होगा, और जिससे क्या होगा आपके बाढ़ रोकने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और वनोन्मूलन और चराई, इससे तो आपका जो बाढ़ है उससे तो रुकेगा नहीं। बाकी इसमें जो मिट्टी की जो कटाव है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, और वनारोपण से क्या होता है मिट्टी का कटाव कम हो जाता है। नेक्स्ट है 80। देखिए 91 देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों की अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं। तो देखिए ये आपके चीड़ के जंगल में निवास करती हैं 91 का, जो आपके पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं पक्षियों के अधिकाधिक जो प्रजातियां होती हैं, तो ये फिर चीड़ के जंगलों में निवास करती हैं। तो इसका भी मुझे सोर्स नहीं मिला, आप अपनी तरफ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 96 नंबर, वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो बृहद एवं उच्च स्रोत कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ये भी जो है समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण है। ठीक है, ये आपका वायुमंडल जो आपका ऑक्सीजन है इसका सबसे ज्यादा सोर्स जो आपका है समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, तो इसे बीजी बोलते हैं, बीजीए। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो आपने सुना होगा कि जो समुद्र में एल्गी होती हैं वो आपके जो ऑक्सीजन जो
ज़्यादातर जो मिलती है ऑक्सीजन वो उसी से मिलती है, ठीक है। वैसे अमेज़न के जंगल्स भी आपके सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये जो एल्गी होते हैं कम एरिया में ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। नेक्स्ट 107 देखिए, 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का जो संबंध है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा वातावरण से संबंधित जागरूकता, ठीक है। 22 अप्रैल को ये जो मनाना स्टार्ट हुआ था तो उस समय वातावरण से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए ये आपका स्टार्ट किया गया था 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट अगला है 129 नंबर देखिए, भारत की किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिक संकेंद्रण है? ये आपका एनसीईआरटी क्लास 9th में एक चैप्टर में है ये, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका मिजोरम। मिजोरम में क्या है आपका जनजातीय जो जनसंख्या है, जो एसटी वाली होती है जनसंख्या, उसका अधिकतम संकेंद्रण है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिजोरम। नेक्स्ट आपका ये लास्ट हो गया क्वेश्चन, तो आप देख लीजिएगा 30 आपके क्वेश्चन हो गए होंगे लगभग, और ये आपके पीआरटी के ही क्वेश्चन हैं। इसमें काफ़ी क्वेश्चन ईवीएस के भी कॉमन होते हैं, ईवीएस और जियोग्राफी के, तो एक दो क्वेश्चन इसमें हो गए होंगे। और आपका करंट एक आपका अटल सेतु वाला था, तो करंट में भी काउंट होता है और आपका जियोग्राफी में भी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका एनालिसिस मैंने पूरा करा दिया। आप इस वीडियो को कई बार देखिएगा, ठीक है। बार बार देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जो वो आपको रट जाएंगे, और टीआरई 4 में आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि प्रीवियस क्वेश्चन जो होते हैं वो आपका जैसे किसी चैप्टर से पूछा गया तो उसी से दोबारा दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। तो अच्छे से अभी टीआरई 4 की प्रिपरेशन कीजिए, जिसका भी अभी इसमें मार्क्स कम वगैरह आए हैं, ठीक है। तो आपको 5 चांसेस दिए गए हैं वैसे भी, और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और वीडियोस जो आपको अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं तो थोड़ा सा लाइक भी कीजिएगा। और अगर टीआरई 4 की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमारे चैनल को रिकमेंड कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, और खुद से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।